नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना संक्रमण देश में संभल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पीक से 88% केस में कमी आई है। देश में अब 125 जिलों में रोज 100 केस ही आ रहे हैं। देश के 565 जिलों में 5% से भी कम कोरोना के केस हैं। देश के 35 राज्यों में 174 जिलों में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। डेल्टा प्लस के 11 राज्यों में 48 मामले हैं। सबसे ज्यादा ये मामले डेल्टा प्लस के महाराष्ट्र में 20, मध्य प्रदेश में 7, पंजाब में 2, गुजरात में 2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 9, उड़ीसा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू में 1 और कर्नाटक में 1 है। तो अब डेल्टा वेरिएंट चिंताएं बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने कड़े नियमों के आदेश का ऑर्डर डेल्टा प्लस को लेकर जारी कर दिया है। सभी जिलों में कम से कम 3 लेवल के नियम लागू रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा गया है कि सारी पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी ना करें। राज्य ने अब ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता भी आने वाले दिनों में बढ़ाने का फैसला किया है, प्रतिदिन 3000 मेट्रिक टन। साथ ही फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। और इससे पहले महाराष्ट्र के 7 जिलों में कहा गया था कि संक्रमण है और अलर्ट हो गया था। तो आइए, हमारी सहयोगी हमारे साथ पूजा भारद्वाज मौजूद हैं और पूजा के पास ही चलते हैं। पूजा, रत्नागिरी से इस संगमेश्वर इलाका है, वहां से एक 80 साल की महिला की खबर आई कि वो नहीं रही, इस डेल्टा प्लस से संक्रमित थी, लेकिन उनको और बीमारियां थी। तो अब ये जो डेल्टा प्लस है, इसको लेकर क्या तैयारियां महाराष्ट्र में? जी निधि, सबसे पहले तो आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो पाबंदियों को लेके आप देखें, हर हफ्ता हर शुक्रवार के दिन जो ब्रेक द चेन नोटिस है वो आया करता था सारे डिस्ट्रिक्ट को कि आपके जिले में जो वीकली पॉजिटिविटी है वो कितना है, जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, उनकी उपलब्धता कितनी है, उसके हिसाब से जो शहर के खुलने की जो प्रक्रिया थी, जिलों के खुलने की जो प्रक्रिया थी वो जारी थी। तो उसके हिसाब से अगर आप मुंबई देखें तो हम लेवल 3 रिस्ट्रिक्शन में हैं। हालांकि यहाँ पर लेवल 1 के हिसाब से पॉजिटिविटी रेट नीचे है, लेकिन हम लेवल 3 में थे। अब जो ये मुंबई के रिस्ट्रिक्शंस थे वो पैन महाराष्ट्र यानी कि पूरे महाराष्ट्र में अब कह दिया गया है कि लेवल 3 की पाबंदियां पूरे महाराष्ट्र में रहेंगी। भले ही पॉजिटिविटी रेट कुछ जिलों में काफी कम हो और लेवल 1 तक की ओपनिंग वहां पे हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगी और अगले आदेश तक के लिए इसको लागू कर दिया गया है। लेवल 3 का जो रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां हैं, वो क्या होती हैं? यहाँ पर जी, लेवल 3 के रिस्ट्रिक्शन में जो मॉल है, थिएटर्स हैं, वो बंद रहेंगे। जो नॉन एसेंशियल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको 4 बजे तक की खुलने की इजाजत होगी वीकडेज में, यानी कि वीकेंड के समय में ये बंद रहेंगे। होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो खाने का वक्त था वो 4 बजे तक का ही है। टेक अवेज जारी रहेंगे, लेकिन इनको 4 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। अंदर डाइनिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा, टेक अवेज जारी रहेंगे और वीकडेज पे ही ये खुल सकते हैं, वीकेंड पे खुलने की इजाजत नहीं होगी। तो कुछ ऐसे जिले जहां पर पॉजिटिविटी दर अगर बहुत भी कम है और वो खुल सकते हैं, तमाम ओपनिंग हो सकती है क्राइटेरिया के हिसाब से, फिर भी नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा प्लस को लेके सरकार का ये कहना है कि हमने जहां जहां से सैंपल्स उनको भेजे थे उनके हिसाब से अगर 6 जिलों में 21 केसेस अगर निकले हैं तो हो सकता है कि और भी जिलों में हो। इसलिए अब हर जिले यानी कि 36 जिले जो महाराष्ट्र के हैं वहां से 100 सैंपल भेजे जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और आने वाले कुछ समय में और पता चल पाएगा कि ये वेरिएंट और कहां पर है। तो जो पहली मौत हुई है उस महिला की जानकारी ये है कि 13 जून को उनकी जान गई। 20 जून को आधिकारिक तौर पर जो तमाम जिले हैं उनको बता दिया गया था कि आपके यहाँ पर डेल्टा प्लस वेरिएंट है और जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि 13 जून को यहाँ पर एक महिला की जिनकी मौत हुई थी उनका डेल्टा प्लस वेरिएंट था। और खबर ये आ रही है, हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहना है, लेकिन खबर ये बताया जा रहा है कि उनको टीका शायद नहीं लगवाया गया था और इसके अलावा जो और 20 ऐसे मरीज हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश है। तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको ये लिखित तौर पर दे दिया गया है कि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, जो हाई रिस्क वाले हैं, लो रिस्क वाले हैं, उनकी तमाम जानकारी हमको आनी चाहिए। टीका इन 20 में से, 21 में से तो अब एक की मौत हो चुकी है, तो जो 20 एक्टिव केसेज हैं उनमें से कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है, क्या उनको टीका लगवाया गया था, क्या बहुत अहम कवायद है जो आपने बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करनी है।
और जिस तरह से पूजा बता रही है कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में कहा गया कि लेवल 3 के जो नियम हैं वो बने रहेंगे, यानी मॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें एक तरह से पाबंदी रहेगी और जो रेस्टोरेंट में 4 बजे तक ही आप जाके खा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और डेल्टा प्लस से ही जुड़ी खबर हमारे पास मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की कम से कम 7 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। 3 मरीज जिन्होंने पहले टीके की सिंगल या डबल डोज ले ली थी वे ठीक हो गए हैं और बिना किसी समस्या के होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा 2 अन्य मरीज जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी वो भी संक्रमण को हराने में कामयाब रहे। इनमें से एक 22 साल की युवती और दूसरे 2 साल की बच्ची है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर फिक्र बढ़ रही है। 7 मामले सामने आए हैं जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है जिन मरीजों की जान गई उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी है वो ठीक हो गए या होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए डेल्टा प्लस के, जिसमें से 5 पूरी तरह स्वस्थ हैं जिनको वैक्सीन लगी थी। एक हमारे उज्जैन में जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था उनकी मृत्यु हुई है। हमारी सरकार पूरी तरह से हर तैयारी में लगी है। हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितना हमारे पीक में हो रहे थे। सभी 7 मरीजों को पिछले महीने कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से डेल्टा प्लस की पुष्टि जून में हुई। सरकार कह रही है कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप का पता लगाने के लिए की जाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग अब जल्द ही राजधानी में शुरू होगी, जिससे 5 से 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हायर जो जांच है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी वेरिएंट के बारे में हम पता कर पाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और एक रायसेन और अशोकनगर जिलों से हैं। पिछले 8 महीने में प्रदेश के अलग अलग शहरों से 2025 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 1220 सैंपल की ही रिपोर्ट मिली है। ऐसे में 805 सैंपल की रिपोर्ट एनसीडीसी में ही लंबित है। प्रदेश के 150 सैंपल 15 दिन में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली, पुणे भेजे जाते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सवाल पूछा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के कई नए रूप सामने आने लगे हैं। कई देशों में ये प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है, जिससे महामारी से लड़ने में नई चुनौती पेश आ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुखद ये है कि जिन संक्रमितों ने वैक्सीन लगवाई थी वो डेल्टा वेरिएंट को मात देने में कामयाब रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहां बैंक के गार्ड ने मास्क न पहनने पर गोली चला दी। बैंक में आए व्यक्ति को गार्ड ने मास्क पहनकर आने के लिए कहा। वो व्यक्ति जब मास्क पहनकर लौटा तब कुछ कहासुनी हो गई, जिस पर गार्ड ने गोली चला दी। गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है और घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर राजेश राठौर गोली खा के फर्श पे गिरे पड़े हैं। खबर सुन के मौके पे पहुंची उनकी पत्नी गार्ड से उलझती रही। उन्हें एक ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। जंक्शन पे गोली मारी बोला है। गार्ड ने गोली मार दी। गार्ड ने गोली मार दिया है। अरे हाँ, क्या बात क्या हुई थी? अरे मास्क नहीं लगा, निकाल के लगा रहे थे, गोली मार दिया। मास्क नहीं लगाया तो गोली मार दी। तो गार्ड ने जबरदस्ती धक्का दे और गोली मार दी। बोला था कि सीने में गोली मारने को था मैं,
लेकिन मैंने पैर में ही मारी और बाद में खून भी उनका खराब कर दिया। जब हमारी लड़की ने फोन किया, कॉल लग नहीं रही थी, केवल रिसीव हो रही थी, तब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बुलाया कि गाड़ी में मारे गोली मार दी। मौके पे पहुंची उनकी बेटी और मां रो रो के बेहाल होती रही। तो मैं मास्क रखा था, मुझे भूल गए। जल्द ही बड़ी तादाद में पुलिस बैंक पहुंच गई, जिसने वहां मौजूद स्टाफ और चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने फर्श पे बिखरे खून के नमूने फर्श तोड़ के इकट्ठा किए। पुलिस गार्ड को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस से उसने कहा कि गोली गलती से चल गई। कस्टमर आए थे, पहले मास्क नहीं था, मास्क उनसे कहा था, दोबारा मास्क लेके आ गए, फिर गाली बदल बाहर निकलना। अच्छा, गाली बढ़ गई मेरे ऊपर, मुझसे गलती से जो धक्का मुक्की हुई गोली। पुलिस का कहना है कि गार्ड की गोली से जख्मी राजेश राठौर बेहोश हैं। होश आने पर उनके बयान के मुताबिक मुकदमा लिखा जाएगा। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको हिरासत में ले लिया गया है और सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है, किन परिस्थितियों के तहत ये उसके द्वारा गोली चलाई गई है और इसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क न लगाने पे इसके पहले भी बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। अगस्त में बलिया के एक एसडीएम ने तो तहसील परिसर में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा था। बिना मास्क दुकानदारों पे सड़क पे बेरहमी से डंडे बरसाए थे। इसी तरह आजमगढ़ में भी पुलिस मास्क न लगाने पे एक सराफा व्यापारी को दुकान से खींचकर मारते हुए कोतवाली ले गई थी, जिससे नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। इस मुल्क में मास्क न लगाने की सजा ना तो डंडा है और ना ही गोली, लेकिन ये मसला है क्रोध का और अहंकार का। इसलिए ऐसा करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में रणदीप और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, भले ही संक्रमण का साया देश पर बना हुआ है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। अप्रैल मई महीने में जब कोरोना पीक पर था, तो क्या उस समय दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की अपनी जरूरत 4 गुना बढ़ाकर बताया? सुप्रीम कोर्ट की बनाई उप समिति की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई उप समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया। देश में 7 मई के समय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में दावा किया गया है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच, जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को असल जरूरत से 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताया। दिल्ली में ऑक्सीजन की औसत खपत 284 से 372 मैट्रिक टन रोजाना के बीच रही, जबकि दिल्ली सरकार 1140 मैट्रिक टन रोजाना तक जरूरत होने का दावा कर रही थी। रिपोर्ट दावा करती है कि अगर दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती तो देश के 12 राज्यों में संकट पैदा हो सकता था। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें।
हालांकि दिल्ली सरकार ऐसी किसी रिपोर्ट के अस्तित्व को भी खारिज कर रही है। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। वैसे इस रिपोर्ट में उप समिति के 5 में से 2 सदस्यों मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और दिल्ली के गृह सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने अपनी असहमति दर्ज करवाई है। इस मामले में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अंतिम सत्य क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन दिल्ली वाले अप्रैल मई की वो तस्वीरें कभी नहीं भूल सकते जिसमें जाने कितनों के घर वीरान हो गए, कितने ही लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, कितने ही लोगों को अस्पताल में बेड होते हुए भी इलाज नहीं मिल सका क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। और ऐसे लोगों की तो शायद गिनती भी नहीं हो सकती जो घर में ही ऑक्सीजन के लिए तड़पते रह गए। दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बाहरी दिल्ली के 14 गांव में 100% टीकाकरण के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता चल रही है। बाहरी दिल्ली के गांव में वैक्सीनेशन लगाने को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं और उसे दूर कैसे किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। नहीं भैया, नहीं यार, नहीं। क्यों भाई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा यार। क्यों नहीं? अरे मेरे पड़ोसी ने लगवाई थी, उसको बुखार हो गया था यार, मेरे को बुखार हो जाएगा ना खांसता। बाहरी दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। अच्छा, आपको खुदा ना खास्ता कोविड हो भी गया, कोरोना हो भी गया, तो इतना गंभीर नहीं होगा कि आपकी मौत हो जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स सतबीर सिंह भी सबको समझा रहे हैं। अब रही बात ये कि जो तीसरी बीमारी आने वाली है, उसके लिए हमने क्या करना है, सब ने अपना ये टीका लगवाना। 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को यहाँ शपथ भी दिलाई जा रही है। अपने आस पड़ोस और गली में सबको जागरूक करेंगे कि वो समय पे अपनी वैक्सीन लगवाएं और गांव को कोरोना मुक्त कराएं। इन 15 गांवों में सबसे पहले जो 100% वैक्सीनेट गांव होगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो एक तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, प्रतियोगिता चलाई जा रही है गांवों के बीच में कि कौन सबसे पहले 100% वैक्सीनेट होता है। लेकिन टीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफवाह है। इसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन की टीमें अब गांव में घर घर जा रही हैं। हम भी एक ऐसी टीम के साथ चल पड़े। कितने सदस्य हैं? अच्छा, 18 साल से ऊपर के कितने हैं? तो आप लोगों ने क्या वैक्सीनेशन कराया है? कब करवाएंगे? प्लान किया है कुछ? आप रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है और जो आपको वहाँ पे अच्छे से वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी टीकाकरण किया जाएगा। ये गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए राजी कर रही हैं, लेकिन जितने लोग उतनी ही तरह की अफवाहें। कुछ सुनाई पड़ा है क्या हिचकिचाहट के इस बात को लेकर? कुछ सुना है आपने क्या कि वैक्सीन लगवाने से ये होता है वो होता है, इसी वजह से नहीं लगवाया? हाँ, थोड़ा भाई को खत्म हो गया, वो हो गया ऐसे, डर के मारे नहीं लगवाया। अच्छा, डर के मारे। टीम के साथ वैक्सीन लगवा चुके कुछ ग्रामीण भी हैं, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके। अरे मैंने लगवा रखा है जी, मैं आपके सामने घूम रहा हूँ।
मेरी तो मदर डेली मेरे तो आप सब लोग जानते हो ना, पूरी कॉलोनी का पूरा क्षेत्र मेरे को जानता है कि मदर डेली में पंडित जी वाले हैं वहाँ पे। तो मैं ना मेरी मिसेज ने दोबारा किया, अब बच्चों को बनेगी बच्चों को लगाएंगे। ग्रामवासियों से निवेदन ये है कि आपके गांव पंजाब कोड में 18 साल से प्लस वाले को वैक्सीन लगाया जा रहा है। प्रशासन अब ये भी सर्वे कर रहा है कि कंझावला तहसील के 14 गांवों में कितने फीसदी लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। प्रशासन का इरादा है इन गांवों में स्थानीय लोगों की मदद से 1 महीने के भीतर 100% टीकाकरण का एनकरेज करने के लिए हमने यहाँ पे एक कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू करा है। इसके तहत हमने 14 गांव सेलेक्ट करे हैं जिनका हम कंपटीशन करवा रहे हैं कि जिस भी गांव में मैक्सिमम वैक्सीनेशन होता है प्रोपोर्शन के हिसाब से कि पूरी आबादी में से कितने एलिजिबल 18+ पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हुआ है, उस गांव को कट ऑफ डेट हमने रखी है 31 जुलाई की, एंड एट द एंड ऑफ द कट ऑफ डेट वो गांव को विजेता घोषित किया जाएगा और उसी गांव को यहाँ पे फेलिसिटेट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, और गांव की इस अचीवमेंट को बताते हुए एक बोर्ड लगवाया जाएगा गांव के बाहर। प्रशासन ने अपनी इस मुहिम में गांव के बड़े बुजुर्गों को भी शामिल किया है, जिसके चलते अब टीका केंद्रों पर टीका लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब देश की बात में आ गए, कोरोना के कारण देश के बच्चों की शिक्षा को हुआ है बहुत नुकसान। बहुतों के लिए आसान नहीं रहा ऑनलाइन क्लास लेना। सरकार को आंकड़े जुटाने के लिए कहा गया। कोरोना काल में बच्चे और उनकी शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लासें हुई, लेकिन कहीं फोन की कमी है तो कहीं एक फोन से कई पढ़ने वाले। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जून तक ऐसे बच्चों के आंकड़े दे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। 15 साल की वंशिका और उसके 2 भाई अपने मां के फोन के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं में हाजिरी देते हैं। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले इस परिवार में एक फ़ोन है और पढ़ने वाले 3। जाहिर है साल भर से पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक ही फ़ोन होने की वजह से क्या है कि एक ही फ़ोन है तो दोनों की हमारी एक ही टाइम पे क्लास होती है, तो दोनों की टाइम पे क्लास होती है तो किसी न किसी को ना क्लास मिस करनी पड़ जाती है, या फिर वो कर पाते हैं या फिर मैं कर पाती हूँ। वंशिका की माँ मीरा देवी दूसरों के घरों में काम करती है और एक और फ़ोन लेने के पैसे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की फिक्र हमदम सताती रहती है। ये बड़ी है, इसकी क्लास ज़्यादा अटेंड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी 10th क्लास की पढ़ाई है, तो इसके करियर के लिए सोचती हूँ। इसकी पढ़ाई बहुत मिस भी हो रही है। घर में समस्या हो रही है कि मैं भी जॉब करती हूँ, तो मैं अगर फ़ोन छोड़ के जाऊँ तो ये बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं, और अगर मैं फ़ोन लेके जाती हूँ तो ये बच्चे का ऑनलाइन क्लास मिस हो जाता है। और फिर मैं बाहर रहती हूँ तो इनसे अगर मैं फ़ोन ले जाती हूँ इनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। रिया भोपाल के ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन जून के कुछ दिन ही ऑनलाइन क्लासों में हाजिर रह पाई क्योंकि उनके पिता दिहाड़ी मजदूर है और अपने 2 बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते। पापा वहाँ चल जाते ड्यूटी ढूंढने, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि पापा ले जाते फ़ोन, और हम लोग फिर पूछ के कर लेते हैं आस पड़ोस से, तो वही मिल पाता है। ऑनलाइन क्लास का फ़ोन ही कर पाते हैं 10। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं मोबाइल रिचार्ज करा पाऊँ। और लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन लगा जब से तो बहुत ख़राब परिस्थिति हमारी। मेरे हस्बैंड की नौकरी भी छूट गई है, तो चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी घिर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जावेद की भी कहानी यही है। उनके पास एक ही फ़ोन है जो उनके बच्चे तभी इस्तेमाल कर पाते हैं जब जावेद घर पर हो। एक फ़ोन है हमारे पास, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा। अब बाहर भी तो मैं जाऊँ तो फ़ोन में ले जाऊँ तो पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? पढ़ने की दिक्कत आ रही है सारे। फ़ोन वगैरह नहीं, हम तो पैसे नहीं जो फ़ोन दूसरा खरीद के लाऊँ।
हापुड़ में एक लोकल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले 780 छात्रों में से करीब 200 के पास ही स्मार्टफोन है। जो ये ऑनलाइन पढ़ाई वाला सिस्टम है ऑफलाइन से तो बिल्कुल डिफरेंट है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये मान के चलिए ऑनलाइन वाला सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया। हमारे स्कूल में 780 बच्चे के करीब हैं और 200 बच्चों के बड़ी मुश्किल से हमें स्मार्टफोन मिले। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 30 जून तक ऐसे छात्रों के आंकड़े दे जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, ये जानने के लिए कि कितने छात्र डिजिटल कक्षा में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। महामारी के बाद संसदीय समिति की यह पहली कोशिश है। देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर का भी अब यही मानना है कि ज़रूरत अब स्कूलों को खोलने की तरफ कदम बढ़ाने की है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना के असर को कम किया जा सके। I personally feel that we should work aggressively on schools opening because it has really affected the young generation in terms of the knowledge, and especially those who are marginalized and cannot go on to having the online classes. कोरोना के कारण स्कूल को बंद हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और डिजिटल डिवाइड के चलते सबसे पिछड़े तबके के लाखों ऐसे छात्र हैं जिनकी पढ़ाई को एक अपूर्णीय क्षति पहुंच चुकी है। और इस पूरे नुकसान से केवल सीखने की चीज़ यही है कि डिजिटल इंडिया अभी भी सिर्फ एक सपना है। हापुड़ में अदनान, भोपाल में अनुराग द्वारी और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब खबर है छापेमारी से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र से 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप में आज सुबह ईडी की टीम ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों पर छापेमारी की। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। ईडी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इस आरोप की जांच कर रही है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे से 100 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए कहा था। नागपुर में जहां एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कि बार बार महाराष्ट्र और बंगाल में ईडी और सीबीआई की जो जांच एजेंसी जाकर हमारे लोगों के बारे में जो हो रहा है, उनको जो तकलीफ दे रहे हैं, अगर कोई गलती है किसी की तो जरूर किसी ने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, किसी ने देश के ट्रेजरी के साथ धोखा किया है, तो जरूर उस बारे में आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। एजेंसीचा गैरवापर, एजेंसियों का दुरुपयोग करना उनकी कार्यशैली है। ये हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके सत्ता में आने के बाद देखा है। यहाँ तक कि शरद पवार को भी ईडी का नोटिस भेजा गया था, तो पहले भी ऐसा अनुभव ले चुके हैं। अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला आहे। सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का राजनीतिक शस्त्र के रूप में एक राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका डटकर मुकाबला तीनों पार्टियों को मिलकर करना होगा, यही हमारी भावना। इस छापेमारी से पहले ईडी ने 25 अप्रैल को अनिल देशमुख के करीबी माने जाने वाले सागर भाटेवार के घर पर छापेमारी की थी, जो अनिल देशमुख के परिवारों की ओर से चलाए जा रहे कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। जो कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने जो आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है और उस जांच के तहत एजेंसियां जांच कर रही है, इसलिए इसको कोई भी राजनीतिक स्वरूप देना ये गलत बात है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के घर ये छापेमारी तब की जा रही है जब दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में बैठकों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने भी उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से सताए जाने का आरोप लगाया था। लगभग 10 घंटों से ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के वर्ली स्थित इस घर पर मौजूद हैं, जहां पर खुद अनिल देशमुख भी हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे को ईडी के अधिकारी अपने साथ ईडी दफ्तर ले जाए गए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं।
मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। लॉटरलैंड का आज के सितारे में हम लेकर आए हैं 55 साल के पास्कल की कहानी, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से उस दौरान ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू किया जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके लिए फंड की ज़रूरत थी। ऐसे में उन्होंने अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी के गहने बेच दिए। इस निस्वार्थ भाव से मदद के कई लोग कायल हो गए और उनके इस अभियान से जुड़े, ताकि इस अभियान के तहत लोगों को मुफ्त में एम्बुलेंस और किडनी डायलिसिस किट मुहैया कराई जा सके। लॉटरलैंड भी इस मदद में आगे आया है और इन्हें 1 लाख रुपए की मदद की है। पचपन साल के पास्कल सल्ढाना और उनका छोटा बेटा सैलोम कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जरूरतमंदों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। दोनों अब तक 200 से ज्यादा बीमारों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दे चुके हैं। मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था लास्ट मंथ, तो पूरे 12 दिन उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे पूरे 12 दिन ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया और आज तक ऊपर वाले की कृपा से और उनकी दुआ से मुझे वो राशन भी दे रहे और मेरे को जो भी मेडिसिन लगती है मेरे हस्बैंड के लिए वो सब दे रहे। पास्कल की पत्नी रोजी किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके लिए घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रखा होता था। शवाना जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, उसके प्रिंसिपल ने पास्कल से इमरजेंसी में मदद मांगी। पास्कल की पत्नी को पता चला तो उन्होंने न सिर्फ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, बल्कि अपने जेवर बेच दूसरों की मदद करने को कहा। ऑक्सीजन देने के बाद वाइफ का कुछ ऐसा मन में आया, उन्हें कोविड का बहुत पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा नहीं है, तो मेरा उनका एक थिंकिंग आया कि मन में क्या भाई मेरे पास कुछ जीवर है जुना, इसको तुम भेज दो, जितना भी कुछ ऑक्सीजन आता लेके इसका काम तुम चालू कर दो। माँ की इच्छा और पिता की सेवा देख छोटा बेटा सैलोम भी इस मुहिम से जुड़ गया। ये अवेयरनेस फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड होने लगा, तो मुझे कॉल्स आने लगे इंक्वायरी के बारे में। तो ऐसे मैं उनको बताता था कि हमें आधार कार्ड और डॉक्टर का लेटर हेड की ज़रूरत है, और उस हिसाब से फिर हमने टीम तैयार की, क्योंकि पहले मैं और डैड ही करते थे, लेकिन फिर हमने टीम तैयार की क्योंकि हमें 2-3 जगहों से कॉल आने लगे। तो उस हिसाब से फिर हमने एक इको वैन लिया, जिसको हम लोग ने ऑक्सीजन का ये बनाया, और हम उस तरीके से जाके ऑक्सीजन लगाते थे। अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 200-250 लोगों की मदद की। मार्च महीने में सिर्फ 7 ऑक्सीजन सिलेंडर से शुरू हुई ऑक्सीजन सेवा आज मुहिम बन चुकी है। इन दोनों को इतनी आर्थिक मदद मिल रही है कि अब दोनों मुफ्त एम्बुलेंस सेवा से लेकर किडनी डायलिसिस किट देने की तैयारी में जुटे हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो अपना दर्द भूलकर दूसरों के लिए जिए, उसका जीना ही असली जीना है। पास्कल पिता पुत्र इसके उदाहरण है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया की।